नमस्ते दोस्तों। भाई मैंने तो कल शाम को बड़े मजे किए। अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ खूब क्रिकेट खेला। अरे लगता है आज मीना भी अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रही है। चलो हम सब भी चलते हैं मीना के पास, क्योंकि वही तो है कहानियाँ, खेल और गाने। तो चलो चल चल चल, मेरे साथ चल जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर मत आ, वहाँ जा उस तरफ, यहाँ पे मत आ। अरे यहाँ मेरी जगह है। लुक दाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई, पकड़ लिया। अब किसकी बारी है? मीना की बारी है। अब मीना की बारी है। लड़की बड़ी प्यारी है। मिट्ठू चुप। क्यों सुमी? मेरी क्यों? और दीपू, पहले तुझे पकड़ा था ना, अब तू पकड़ेगा। क्या मीना, पहले तेरे को पकड़ा था सुमी ने। अच्छा, तुम सब इतनी जिद कर रहे हो तो मेरी बारी। खुश? चलो जाओ छुपो। 1 2 3। मीना हमें छुपने तो दो पहले। जा वहाँ पेड़ के पास जाके गिनो। जाती हूँ। अरे वहाँ पेड़ के पास तो रानो बैठी है। यहाँ अकेले क्या कर रही है? रानो। ओह मीना, क्या हुआ तुझे? यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी है? चल जल्दी से छुप जा। मुझे नहीं खेलना। लेकिन क्यों? क्या हुआ रानो? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तू स्कूल भी नहीं आती रोज। बता ना रानो, बात क्या है? वो दिवाली पास आ रही है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। पूरा गांव जगमग चमकेगा दिवाली पे। अरे रानो, तू तो रोने लगी। हुआ क्या है? मुझे नहीं बताएगी? पापा ने कहा है कि वो इस दिवाली पे हमें नए कपड़े और मिठाइयाँ नहीं दिला सकते। लेकिन क्यों? पिछले साल पापा ने कुछ रुपए उधार लिए थे लाला से। उस लाला से? पापा कहते हैं लाला ने बेईमानी की है। बाबा के हिसाब से तो वो उसको पूरा पैसा वापस कर चुके हैं, लेकिन लाला कहता है कि अभी भी थोड़ा पैसा बाकी है। अच्छा, तो ये बात है। तू चिंता मत कर रानो, चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? तेरे घर और कहाँ? कौन? नमस्ते सुरेश चाचा। अरे मीना तुम, और रानो तुम कहाँ थी? अच्छा, खेल रहे थे तुम दोनों। आओ अंदर आओ मीना बेटी, आओ। नमस्ते चाची। अरे आओ मीना, बड़े दिनों में आई। चाची, वो रानो पेड़ के नीचे अकेली बैठ के रो रही थी, तो मैंने सोचा। अरे रोए नहीं तो क्या करे मीना बेटी, दिवाली सर पर है और घर में जो पैसे पड़े हैं वो भी उस लाला को देने पड़ेंगे। लेकिन सुरेश चाचा, रानो तो बता रही थी कि आप हर महीने लाला को कुछ पैसे देके वो कर्ज उतार रहे हैं। हाँ बेटी, पिछली दिवाली पे 1000 लिए थे लाला से और हर महीने 150 रुपए देता हूँ उसे। कितने महीने हो गए आपको पैसे देते हुए चाचा जी? लाला तो कहता है कि अभी 2 महीने और पैसा देना पड़ेगा। चाचा, मैं भी आपके साथ चलूं लाला के पास? तू क्या करेगी वहाँ चल के? देखो तो सही कि लाला का हिसाब कितना सही है। अच्छा भाई, चल। अरे ये मीना तो रानो के बाबा के साथ लाला की दुकान की तरफ चल पड़ी। आओ देखते हैं। लाला जी, वो देख रहे हो? सुरेश के साथ वो कौन आ रहा है? हाँ? ये तो मीना है। राम। मगर मुंशी, ये सुरेश के साथ यहाँ क्या करने आ रही है? नमस्ते लाला जी। हाँ, नमस्ते। हाँ भाई सुरेश, ले आया पिस्से? जी लाला जी, ये रहे आपके पैसे। रुकिए चाचा जी। क्या हो गया छोरी, क्यों रोक रही है सुरेश को? शुभ मुहूर्त निकलवाऊं के? लाला जी, आप तो कोई भी काम कच्चा नहीं करते ना। काम सारे पक्के करूं, पूरा रामपुर जाने है ये बात। तो फिर जरा वो बही खाता दिखाइए जिसमें सुरेश चाचा का हिसाब लिखा हुआ है। क्यों? बाबा बही खाता क्यों दिखाऊं? वो भी तुझे? ये हमारा अधिकार है। उसी बही खाते पे अंगूठा लगवाते हो ना चाचा से। लाला जी, ये तो अधिकारों की बात कर रही है। बही खाता नहीं दिखाया तो कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर ना पड़ जाए। अजय राम का नाम लो मुंशी। वैसे बही खाता दिखाने में हर्ज भी किए है। ये समझ पाएगा ये अनपढ़ सुरेश और ये जरा सी छोरी। ये ले मीना, बही खाता देख ले जो देखना हो। तो ये बात है।
लेकिन मीना बेटी, इस बही खाते में तो... 1 मिनट चाचा जी, पहले जरा लाला जी से बात कर लूं। हाँ तो लाला जी, इस बही खाते में साफ साफ लिखा है कि सुरेश चाचा आपको 1000 रुपए के बदले 1500 देंगे। 10 महीने तक 150 रुपए हर महीने। ठीक या गलत? हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन आपने तो उनसे 12 महीने तक पैसे लिए हैं। क्या मतलब है तेरा? आप ही देख लीजिए मुंशी जी, अक्टूबर से सितंबर तक हो गए ना पूरे 12 महीने। इसका मतलब सुरेश चाचा आपको 150 गुने 12, हाँ 1800 रुपए दे चुके हैं। अब वो क्या कह रही है तू? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ लाला जी कि आप सुरेश चाचा से पहले ही 300 रुपए ज्यादा ले चुके हैं, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि अभी इन्होंने 2 महीने तक और पैसे देने हैं। लाला जी, ये मीना है छोटी, मगर हिसाब किताब में अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ देती है। मुंशी जी, ये क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं लाला जी के कान में? जरा जोर से बोलिए ना। लाला जी, अब तो सच बोलने में ही भलाई है। भाई सुरेश, अब ये मुंशी बुढ़ा हो लिया, कई बार हिसाब किताब में गड़बड़ कर देवे हैं। ये ले तेरे 300 रुपये, अपना हिसाब बराबर, ठीक है? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी लाला जी। ठीक है ठीक है। अच्छा लाला जी, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। अरे मुन्ने के पागल कुत्ते ने काटा है, जो फिर मिलेंगे। कुछ कहा आपने? अब मेरा मतलब है मीना बेटी, तेरी अपनी दुकान है, जब मर्जी आ जब मर्जी जा। क्यों मुंशी? बिल्कुल जी। अच्छा लाला जी, अच्छा मुंशी जी, नमस्ते। मुंशी जी नमस्ते, हम चले अपने रास्ते। ठीक है, नमस्ते। लाला के गड़बड़ घोटाले का भांदा तो फूट गयो, लेकिन अब मीना फिर से रानो के घर क्यों जा रही है? चलो देखें। रानो की माँ, रानो, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। वाह, नए कपड़े, नई साड़ी। ये सब हुआ अपनी मीना के कारण। मीना के कारण? हाँ, मीना ने लाला का बही खाता देखा और झट से उसकी चोरी पकड़ ली। और लाला ने ये 300 भी वापस कर दिए। देखो रानो, एक बात बताओ, तुम और मीना एक ही कक्षा में पढ़ते हो, तुम ये सीधा सा हिसाब खुद भी तो लगा सकती थी। हाँ, 15 गुना 10 मतलब 150। वो जिस दिन 15 का पहाड़ा सिखाया गया था ना, उस दिन मैं स्कूल नहीं आई थी। अरे 10 का पहाड़ा तो आता है ना? उस दिन भी मैंने स्कूल की छुट्टी करी थी, माँ के साथ घर का काम करना था ना, इसलिए। रानो की माँ, आज के बाद रानो रोज स्कूल जाएगी, बिना कोई छुट्टी किए, और घर के काम में तुम्हारी मदद स्कूल से वापस आने के बाद, क्योंकि जो बच्चे रोज स्कूल जाते हैं वही पूरा पाठ समझ पाते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। भाई वाह, मान गए मीना को। तो कैसा लगा आपको मीना से मिलके? मजा आया ना? टन 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 बजी स्कूल की घंटी। आओ चले साहब, मीना राजू बंटी। अरे वाह मिठू, ये तो अपनी नई कविता है। राजू
चलो अब देखते हैं मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही है। प्यारे बच्चों, ये क्या है? आपका जादू का बक्सा। शाबाश। अब ये बताओ कि आज मेरे इस जादू के बक्से में क्या है? अरे भाई, पहले उस चीज की पहचान तो सुन लो। पहली पहचान, कौन आया है आज देर से मुझको ये बतलाती। दूसरी पहचान, 3 हाथ हैं इसके पर ये कुछ भी उठा ना पाती। और तीसरी पहचान, रहती मेरे हाथ के ऊपर साथ मेरे हर जगह ये जाती। आपकी किताब। अच्छा, मेरी किताब के 3 हाथ हैं क्या? 3 हाथ। हाँ, आपकी कुर्सी। नहीं रानो, मेरी कुर्सी के 3 हाथ नहीं, हाँ 4 टांगे जरूर हैं। सोचो सोचो। समझ गई बहन जी, आपके जादू के बक्से में है आपकी घड़ी। शाबाश मीना, सही जवाब। तो बच्चों, मजा आया? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना दोस्तों? तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। जो बच्चे रोज स्कूल जाते हैं वो पूरा पाठ समझ पाते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे जादू के बक्से से मैंने भी एक सवाल निकाला है। सरिता जी के 5 लड़कियां हैं और उन सभी लड़कियों का एक एक भाई है। तो सरिता जी की कितनी संतानें हैं? 6, क्योंकि 5 बहनों के बीच एक कॉमन भाई है। आज आप क्लास के बाद अपना जादू का बक्सा बनाना और ऐसे बहुत सारे सवाल लिखना। अब चलते हैं कक्षा 8 में और पढ़ते हैं हिंदी शोभा गमोट जी के साथ। आज की कक्षा की योजना का संपादन हरिदत्त शर्मा जी ने किया है। बच्चों, आज हम भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित दीवानों की हस्ती कविता पढ़ेंगे। आप कविता व भावार्थ सुनते समय आपके विचार कॉपी में जरूर लिखना और आपने जो नए शब्द सीखे उन्हें भी लिखना मत भूलना। प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हमारे देश समेत सारा विश्व कोविड-19 नामक महामारी से जूझ रहा है। इसी परिस्थितियों में सभी सहमे हुए एवं डरे हुए हैं, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में कभी सुख तो कभी दुख का सिलसिला चलता ही रहता है। अतः हमें हर परिस्थिति को समझते हुए उसका सामना करना चाहिए। प्यारे बच्चों, मुझे इस संदर्भ में एक कवि की लिखी कुछ सुंदर पंक्तियाँ याद आ रही हैं। 2 बात कही 2 बात सुनी, 2 बात कही 2 बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में भी कवि ने बताया है कि जीवन में जो सुख दुख के भाव है उन्हें एक समान रूप से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अर्थात कवि कहते हैं कि मेरा स्वभाव चलने का है, परंतु वह जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं तथा उनकी बातें सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका सुख दुख बांटते हैं तथा सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर वह फिर नए सफर पर चल देते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। बच्चों, मैं जानती हूँ कि आपको यह जानने की जिज्ञासा व उत्सुकता हो रही होगी कि ये सुंदर पंक्तियाँ
किसके द्वारा लिखी गई है? ये पंक्तियाँ हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री भगवती चरण वर्मा जी ने अपनी कविता दीवानों की हस्ती में लिखी है। प्यारे बच्चों, श्री भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में प्रारंभ में कविता लेखन किया, फिर बाद में वे उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। दीवानों की हस्ती कविता में भगवती चरण वर्मा जी ने अपने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है, क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है। संसार के सभी व्यक्तियों से वह प्रेम करता है और खुशियां बांटता है। यही सब इस कविता में दर्शाया गया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं, मस्त मौला है, चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। इस कविता के द्वारा एक सीख देते हैं कि हमें सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वे खुशियों का संचार करते हैं, जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हैं और जीवन में असफल हो जाने पर, हार जाने पर भी किसी को दोष नहीं देते। इस कविता में संदेश देते हैं कि हमें अपनी सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम असफल होते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं दोष हमारा ही होता है, किसी और का नहीं। और सफल होते हैं तो भी श्रेय हमारा ही होता है, क्योंकि मेहनत हमने की होती है। यह इंसानियत की बहुत ही बड़ी बात जो कि कवि में देखी गई है। तो बच्चों, आओ अब हम भगवती चरण वर्मा जी की इस सुंदर कविता दीवानों की हस्ती का स्वर वाचन करें। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। भगवती चरण वर्मा। प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। इस कविता में भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या हस्ती, क्या अस्तित्व है, कभी यहाँ है तो कभी वहाँ, यानी कि
जो मस्त मौला जैसे व्यक्ति है वो कभी भी एक जगह नहीं ठहरते। आज यहाँ है तो कल कहीं और। कवि कहते हैं कि हम अपनी मस्त मौला आदत अनुसार जहाँ भी गए प्रसन्नता से धूल उड़ाते चले, मौज मजा करते चले। कवि मस्त मौला है, अपने मन मर्जी के मालिक हैं। वे अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं। वे जहाँ पहुँचते हैं खुशियाँ लुटाते हैं और वहाँ से आगे निकल चलते हैं। तो लोग कहते हैं कि अरे तुम कब आए और कब चले गए, पता ही नहीं चला। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ भी जाता है खुशियाँ फैलाता है। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वह खुशी हो या आंखों में आया आंसू हो। संसार जब कवि से जानना चाहता और वो किस ओर जा रहे हैं तो वे कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। मैं चलता हूँ क्योंकि मेरा स्वभाव चलने का है। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफ़र पर चलते रहते हैं। कवि सांसारिक नहीं है, वे दीवाने हैं। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त है। कवि के अनुसार ये संसार भिखारी है, इसके पास प्रेम नामक धन नहीं है, किंतु कवि पूरी आज़ादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन मुक्त हैं। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की दर्द या निशानी उनके हृदय में है, और यही भार उनकी असफलता है। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। वे कहते हैं वे स्वयं बंधनों में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं, तथा जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण व उनका आशय समझते हैं। दीवानों, अपनी हस्ती में मस्त रहने वाले। दीवानों, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले। हस्ती यानी अस्तित्व, मस्ती यानी मौज, आलम यानी दुनिया, उल्लास, खुशी, जग, संसार, छक कर यानी तृप्त होकर, स्वच्छंद, आजाद, उर यानी हृदय, भिखमंगों, भिखारियों। बच्चों, अब हम सभी एक बार पुनः कविता पाठ करते हुए कविता का आनंद लें। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे,
सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस और चले यह मत पूछो, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो बच्चों, आया ना मज़ा? आशा करती हूँ कि बच्चों आप सभी को यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 1। दीवानों की हस्ती कविता की रचयिता कौन है? उत्तर, दीवानों की हस्ती कविता की रचयिता भगवती चरण वर्मा है। प्रश्न संख्या 2। कवि सुख और दुख को किस भाव से ग्रहण करता है? उत्तर, कवि सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण करता है। प्रश्न संख्या 3। निम्न शब्दों के अर्थ बताइए। स्वच्छंद और दूसरा है उर। उत्तर, स्वच्छंद इसका अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। उर इसका अर्थ है हृदय। प्रश्न संख्या 4। कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने अपने आप को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि वह मस्त मौला है, उसे किसी बात की फिक्र नहीं है। वह अपनी मस्ती में ही बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ता चला जा रहा है। प्रश्न संख्या 5। इस कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर, इस कविता में आपको जो बात अच्छी लगी हो वह बात आप एक दूसरे को बताएं। मुझे तो इस कविता में कवि का अपने ढंग से अपना जीवन जीना तथा चारों ओर प्यार और खुशियाँ बांटना सबसे अच्छा लगा। कवि अपने जीवन की असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता, यह भी अच्छा लगा। प्यारे बच्चों, अब हम इसी एक
और कविता का आनंद लेते हैं। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। आज दिशा है घोर अंधेरी, आज दिशा है घोर अंधेरी, नभ में गरज रही रणबीरी। चमक रही झिल्ली जन जन कर, नाच नाच आंगन में गाते केकी केका। काले बादल में लहरी चांदी की रेखा। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल में रहती चांदी की रेखा। उपर्युक्त कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है तथा इसमें घने काले बादलों की तुलना मानव समाज पर मंडराती विपत्तियों से की गई है तथा इन बादलों के बीच चमकती चांदी की रेखा जैसी बिजली को आशा की किरण के समान बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप भी कुछ इस प्रकार की अन्य रोचक कविताओं का संकलन कर सकते हैं और उन कविताओं को अपने विद्यालय में, प्रार्थना सभा में, बाल सभा में आदि जगह सुना सकते हैं। इससे आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और आपको बहुत ही मजा आएगा। धन्यवाद। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आपने इस कविता के प्रश्न उत्तर भी शिक्षिका के साथ किए, तो इसी तरह आप भी कविताओं का संकलन कर सकते हैं और उन्हें बाल सभा में सुना सकते हैं, अपनी कक्षा में लगा सकते हैं और अपने घर पर भी सबको सुना सकते हैं। अब चलते हैं कक्षा 11 की हिंदी विषय का पाठ नमक का दरोगा को पढ़ने। आपने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में तो सुना ही होगा। ये कहानी उन्होंने ही लिखी है और प्रेमचंद जी ने बहुत सी कहानियां लिखी हैं। आज ये कहानी हम जगदीश चौबीसा से सुनेंगे और इस कक्षा की योजना का संपादन मुकेश कुमार जोशी जी ने किया है। ये कहानी समाज की यथार्थ स्थिति को उजागर करती है। आओ इस यथार्थ स्थिति को मुंशी प्रेमचंद जी की रचना के माध्यम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी कुशल से तो है ना? सभी कुशल से हैं। वर्तमान समय में आप सभी विभिन्न विषयों का अध्ययन ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं, चाहे वह स्माइल कार्यक्रम हो या रेडियो प्रसारण। प्यारे बच्चों, आप सभी एकाग्रता के साथ इन तकनीकों के माध्यम से अविरल अध्ययन कर अपने ज्ञान का वर्धन करें और अपने विषय को सरलता से सीख कर ज्ञान में पूर्णता लाएं। प्यारे बच्चों, जीवन में ज्ञान की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब कार्य निष्ठा के साथ किया जाए। जब कार्य निष्ठा के साथ संपादित होता है तो जीवन आदर्श में बनता है। आदर्श जीवन की परिकल्पना सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता रूपी त्रितय धाराओं के समवेत स्वर के साथ परिलक्षित होती है। तो बच्चों, आज मैं आपको ऐसे ही कर्तव्य परायणता से परिपूर्ण आदर्शवादी कहानी सुनाता हूँ, जो कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह के पाठ नमक का दरोगा कहानी विधा में दी गई है। इस नमक का दरोगा कहानी के कहानीकार हैं श्री मुंशी प्रेमचंद जी। प्यारे बच्चों, नमक का दरोगा कहानी को सुनाऊं उससे पूर्व कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी की साहित्यिक परिचय को बताता हूं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। प्यारे बच्चों, हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष का जन्म वाराणसी के समीप लमही ग्राम में हुआ। आपका मूल नाम धनपत राय था। आपने नवाब राय के नाम से उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास काल विभाजन श्री प्रेमचंद जी को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है।
प्यारे बच्चों, वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने से बुना गया है। आपने हिंदी कथा साहित्य को जनजीवन से जोड़ा। आपकी कहानियों में समाज के शोषित व दलित वर्ग की दयनीय दशा का जीवन चित्रण है। आपने कथा साहित्य द्वारा श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को पूरा समर्थन दिया है। आपके द्वारा रचित रचना संसार में, उपन्यासों में सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, निर्मला, गोदान है, तो कहानी संग्रह के रूप में मानसरोवर जो 8 खंडों में संग्रहित है। आपने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जिनमें प्रसिद्ध कहानियां हैं नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी। श्री मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नाटकों में प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम, तो निबंध संग्रह के रूप में कुछ विचार, विविध प्रसंग हैं। मुंशी प्रेमचंद ने हंस, जागरण, मर्यादा, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। प्यारे बच्चों, लेखक परिचय को जानने के बाद अब मैं आपको यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा के केंद्रीय भाव को समझाने का प्रयास करता हूँ। आप सभी सुन रहे हैं ना? सभी सुन रहे हैं। प्यारे बच्चों, नमक का दरोगा श्री प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल अर्थात पूरा किया हुआ उदाहरण रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत है की कहानी है। धन और धर्म क्रमशः असद्वृत्ति और सद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों में किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल अर्थात बेदखल करा देते हैं। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। प्यारे बच्चों, कहानी की इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। प्यारे बच्चों, सारांश रूप में हम यह कहें कि नमक का दरोगा कहानी समाज की यथार्थ स्थिति को उजागर करती है और बताती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें समाज में गहरे तक अपनी पैठ बना चुकी हैं और हर वर्ग के लोग उसमें आकंठ डूब चुके हैं। लेकिन कुछ ईमानदार लोग अभी भी समाज में हैं। मुंशी वंशीधर के रूप में जहां ईमानदार दरोगा है जो अपने कर्तव्य के प्रति अड़िग है, तो अलोपीदीन के रूप में भ्रष्टाचार का प्रतिनिधि है जो अपने धन बल से सब कुछ खरीद लेने की सामर्थ्य रखता है। प्यारे बच्चों, अभी आपने नमक का दरोगा पाठ के केंद्रीय भाव को समझा। अब मैं आपको नमक का दरोगा कहानी को सार गर्भित रूप में सुनाता हूँ। आप सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना? अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, नमक का दरोगा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक आदर्शवादी कहानी है, जिसमें कि ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को बताया गया है, जिसने कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज उठाई। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्मपरायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। अंत में यह शिक्षा दी गई है कि एक बेईमान स्वामी को भी एक ईमानदार कर्मचारी की तलाश रहती है। प्यारे बच्चों, मुंशी वंशीधर एक गरीब परिवार के युवक थे। उनकी नियुक्ति नमक विभाग में दरोगा के पद पर हो गई। पिता को जब ये सूचना मिली तो उनके पुत्र की नियुक्ति नमक के दरोगा के पद पर हो गई है, तो वे फूले नहीं समाये, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि इस नौकरी में ऊपरी आमदनी की पर्याप्त संभावना थी। वे चाहते थे कि मेरा पुत्र ऊपरी आमदनी करके घर की आर्थिक स्थिति सुधार दे, जिससे ऋण का बोझ समाप्त हो सके और लड़कियों का विवाह किया जा सके। किंतु वंशीधर एक कर्तव्य परायण और ईमानदार अफसर थे।
वंशीधर ने थोड़े ही दिनों में अपनी कार्य कुशलता से विभागीय अफसरों को प्रसन्न कर लिया और वे विभाग के विश्वस्त अधिकारी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। जिस स्थान पर उनकी नियुक्ति हुई वहां पंडित आलोपीदीन सबसे प्रतिष्ठित जमींदार और व्यापारी थे। उनका लाखों का लेन देन तथा लंबा चौड़ा व्यापार था। एक रात उनकी कई गाड़ियां जिनमें नमक लदा हुआ था दरोगा वंशीधर ने पकड़ ली। क्योंकि नमक पर प्रतिबंध था, आलोपीदीन ने उन्हें रिश्वत देकर गाड़ियां छुड़ानी चाहिए, किंतु वंशीधर ने उनकी एक न सुनी। रिश्वत 1000 से बढ़ाकर 40,000 तक देने की पंडित आलोपीदीन ने कही, किंतु वंशीधर टस से मस न हुए, अर्थात अपने निर्णय पर अटल रहे और गाड़ियां छोड़ना तो दूर, उन्होंने स्वयं पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया। आलोपीदीन ऊंची पहुंच के व्यक्ति थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मूल की गुलाम थे। मुकदमा अदालत में पहुंचा और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला पंडित आलोपीदीन के पक्ष में सुनाया तथा उन्हें दोष मुक्त कर दिया और वंशीधर को अविवेकपूर्ण आचरण करने का आक्षेप लगाते हुए चेतावनी दी कि वह व्यर्थ में भले मनुष्यों को इस प्रकार कष्ट न दे। यद्यपि वंशीधर अपने अपने कार्य के लिए सदैव सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के महकमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। पंडित आलोपीदीन प्रसन्न मन से बाहर निकले। वंशीधर पर चारों ओर से व्यंग बाणों की बौछार होने लगी। धनवान और प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति से वैर अर्थात शत्रुता मोल लेने का परिणाम वंशीधर को भुगतना पड़ा। विभाग ने भी उन्हें निलंबित कर दिया। अपनी इस कर्तव्य परायणता का दंड उन्हें भुगतना पड़ रहा था, अतः वे शौक और व्यथित मन से घर को चले। बूढ़े मुंशी जी अर्थात वंशीधर के पिता ने वंशीधर को घर पहुंचते ही खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक न सुनी, बस मनमानी करता है। हमने भी तो नौकरी की है, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले। प्यारे बच्चों, वंशीधर के इस व्यवहार से बूढ़ी माँ को भी बहुत दुख हुआ। उनके जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की इच्छा मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। प्यारे बच्चों, अब आप सभी ध्यान से सुनिए। नमक का दरोगा कहानी से यहाँ से अपना स्वरूप बदलती है, अर्थात कहानी में एक नई रोचकता आती है। रोचकता कैसे है, आइए आपको समझाता हूँ। जिन पंडित आलोपीदीन को वंशीधर ने गिरफ्तार कर लिया था, वे ही पंडित आलोपीदीन एक सप्ताह बाद सजे हुए रथ पर सवार होकर कई नौकरों के साथ वंशीधर के घर पर आए। तो वंशीधर के पिता ने अपने बेटे के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का उल्लेख करते हुए पंडित आलोपीदीन का स्वागत किया और कहा, आप हमारे पूज्य देवता हैं। मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसे संतान न दे। प्यारे बच्चों, तब पंडित आलोपीदीन ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप ऐसा न कहें। संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर सके। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। तब वंशीधर ने पंडित जी का उठकर सत्कार किया और कहा, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। प्यारे बच्चों, तब पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। इतना कहकर प्यारे बच्चों, पंडित आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। प्यारे बच्चों, पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। आलोपीदीन ने कलमदाने से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ देकर बोले, प्यारे बच्चों, पंडित आलोपीदीन के वचनों को ध्यान पूर्वक सुने। पंडित जी बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। और कहते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे।
वंशीधर की आंखें डबडबाई अर्थात आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। वंशीधर ने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर वंशीधर को गले लगा दिया। प्यारे बच्चों, नमक का दरोगा कहानी यहीं पर पूर्ण हो जाती है। यह कहानी हमारा केवल मनोरंजन ही नहीं करती, वरन यह संदेश देती है कि सत्य, ईमानदारी, नैतिकता, कर्तव्य परायणता का मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु अंतिम विजय इन्हीं नैतिक मूल्यों की होती है। वंशीधर की आचरण एवं चरित्र में सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, नैतिकता के गुण विद्यमान थे, जिसके बल पर आरंभ में उन्हें थोड़ी कठिनाई अवश्य हुई, अर्थात नौकरी छूट गई, घर परिवार के लोग नाराज हुए, किंतु अपने गुणों के बल पर ही आलोपीदीन को परास्त कर सके और परिणाम स्वरूप आलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको नमक का दरोगा कहानी की भाषा शैली से परिचय करवाता हूँ। श्री प्रेमचंद जी की कहानियों की भाषा सरल, व्यवहारिक, पात्र अनुकूल होती है। इसमें उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों के साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग होता है। नमक का दरोगा कहानी में भी कई मुहावरों का अद्भुत प्रयोग हुआ है, जैसे पोबारा होना अर्थात लाभ ही लाभ होना, अधिकारियों के पोबारा थे। हृदय में शूल उठना अर्थात ईर्ष्या होना, जब उदाहरण के तौर पर पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगी। मिट्टी में मिलना अर्थात नष्ट हो जाना, जैसे जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। आंखें डबडबा जाना, आंखों में कृतज्ञता के आंसू आना, वंशीधर की आंखें डबडबा गई इत्यादि। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, नमक का दरोगा कहानी में प्रेमचंद जी ने विशेष लोकोक्ति और कहानी को रोचक बनाने के लिए अनुपम भाषा का प्रयोग किया है, जैसे दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। अर्थात आलोपीदीन को रात के समय गिरफ्तार किया गया था, जब सभी सो रहे थे। फिर प्रातःकाल होते ही जैसे ये समाचार फैला तो सभी के लिए चर्चा का विषय बन गया। अर्थात चाहे व्यक्ति दुनिया से बेखबर हो, पर किसी के बारे में चर्चा करने के लिए वह सदा ही जागता रहता है। प्यारे बच्चों, अगला कहते हैं, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। पंडित आलोपीदीन को अपने धन की शक्ति पर बड़ा विश्वास था और वे सोचते थे कि धन अर्थात रिश्वत के बल पर किसी को भी खरीदा जा सकता है, किंतु वंशीधर ने उनकी भारी रिश्वत को भी ठुकरा दिया। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार कहानी में कहा है, वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। जैसे पूर्णिमा को चांद पूरा होता है, फिर उसका घटना प्रारंभ हो जाता है और अमावस्या तक आते आते वह पूरी तरह लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, कहानी में बताया गया है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अर्थात आलोपीदीन को हथकड़ी लगाकर सरकारी अदालत ले जाया गया। तब अमीर आलोपीदीन के प्रभाव से अदालत में सभी उनके पक्षधर थे, मजिस्ट्रेट, वकील, कर्मचारी, सभी को आलोपीदीन ने धन से संतुष्ट कर रखा था, किंतु वंशीधर के पास सत्य और धर्म का बल था। इस प्रकार अदालत में धन और धर्म में युद्ध हो रहा था। प्यारे बच्चों, इस प्रकार प्रेमचंद जी ने अपनी अनुपम लेखन कला से नमक का दरोगा कहानी को रोचक और आनंदमयी बनाया है। मैं सोचता हूं आप सभी को नमक का दरोगा कहानी रुचिकर लगी होगी। यह मनोरंजन, आनंद के साथ साथ सत्य भी विजयती कथन को चरितार्थ करती है। भले ही वंशीधर धन बल के सामने अदालत में हार गई, नौकरी से बेदखल हो गई, किंतु ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के बल पर आलोपीदीन ने वंशीधर को स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। यह उनकी कर्तव्य निष्ठा की जीत है, सत्य की जीत है। प्यारे बच्चों, यह कहानी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठ समाज का निर्माण करती है और सीख देती है कि ईमानदारी से किया गया कार्य